नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात करी है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा करी। मुख्यमंत्री ने रुड़की देवबंद परियोजना में उत्तराखंड राज्य की ओर से वर्तमान तक दिए गए 296.67 करोड़ की धनराशि के अंशदान को भी पर्याप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों का वित्त पोषण रेल मंत्रालय, भारत सरकार और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए जाने का अनुरोध यहां पर किया गया। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है कि विभिन्न रेल परियोजनाओं के साथ यहां पर कई अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा की गई, आपसे जानना चाहेंगे सीएम कितने दिन के दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं और आज की मुलाकात के बाद आने वाले दिनों में और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे? बिल्कुल प्रीति, देखिए जब से पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कमान संभाल लिया तब से ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है और 2 दिनों का प्रवास पर वो दिल्ली में रहेंगे। अपने कुछ अधिकारियों के साथ इस बार सीएम दिल्ली गए हैं और माना जा रहा था कि कई सौगात, बड़ी सौगात वो लेकर के आएंगे प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो अपने अधिकारियों को साथ में लेकर के गए हैं तो कहा जा रहा था कि अब प्रदेश को कहीं ना कहीं विकास की जो योजनाएं हैं वो मिलने जा रही है। ऐसे में देखिए वो जब केंद्रीय रेल मंत्री से मिले तो तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की, चाहे वो कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो या फिर देहरादून हरिद्वार दोहरीकरण को लेकर के चर्चा हो या फिर जो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ट्रेन का होना बड़ा आवश्यक है आज के समय में, तो ऐसे जगहों पर कब तक और किस तरह से रेल प्रोजेक्ट को पहुंचाया जाएगा उस पर भी आज काफी चर्चा हुई है। क्योंकि लगातार देखिए इससे पहले भी अभी कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो कार्य है वो तेजी से किया जा रहा है ताकि गंगोत्री यमुनोत्री की साइड जाने वाले जो लोग हैं उनको काफी आसानी हो सके, वो रेल के माध्यम से कर्णप्रयाग तक जा सके, उससे आगे वो बसों के सहारे लेकर के वो आगे यात्रा कर सके। तो ऐसे में पर्यटकों के लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और उससे पहले वो रेल मंत्री से मिले, साथ ही उसके बाद वो पर्यटन मंत्री से भी मिले, जहां पर पर्यटक की भी बातें उन्होंने उनसे की। और जिस तरह से देखिए कहा जा रहा था कि पर्यटक क्षेत्रों में किस तरह से हम पर्यटकों को बढ़ावा दें उसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई प्रीति। और देखने में आ रहा है कि लगातार एक के बाद एक कई ऐसी योजनाएं हैं या फिर ऐसी चर्चाएं हैं जो अभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से हुई है और अभी प्रदेश को काफी चीजें जो हैं वो मिलने जा रही है। तमाम विकास की जो चीजें हैं वो मिल सकती है क्योंकि लगातार डिस्कशन चालू है और जल्दी बड़ी खबरें भी आने की संभावना नजर आ रही है प्रीति। और कौन से मंत्रियों से मिलने की संभावना है, अगर अब तक आपके पास कोई जानकारी निकलकर सामने आई हो? और साथ ही मंत्रियों से विकास के मुद्दों के अलावा अगर हम बात करें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है विकास? जी देखिए प्रीति, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा दौरा है, इससे पहले भी वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं, वो राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं, वो प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं और लगातार वो यही कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री जी से तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की थी, चाहे वो चारधाम को लेकर के हो या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर के हुई। तो आज भी जब वो पर्यटक मंत्री से मिले तब भी उन्होंने चारधाम यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चारधाम से जो प्रभावित ऐसे जो लोग थे जो चारधाम नहीं चली है इस बार प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, उनके लिए भी कुछ लाभ की जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आए। तो ऐसे में देखिए तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार काम करती हुई नजर आ रही है या फिर केंद्र सरकार जो पर्यटक के क्षेत्र में जो धनराशि स्वीकृत करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी मुख्यमंत्री लगातार जो उनका धन्यवाद है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए अपने अधिकारियों के वो साथ हैं और अपने अधिकारियों के साथ वो केंद्र के अधिकारियों के साथ वो बैठकें करते हुए भी नजर आएंगे। और जिस तरह से देखिए वो रेल मंत्री से मिले और पर्यटन मंत्री से मिले तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये देखा जा रहा था, क्योंकि दोनों ही हमारे प्रदेश के लिए बड़े आवश्यक है, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है हमारा पूरा का पूरा। तो पर्यटक की किस तरह की हम चीजें और बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं, किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह से हम जो चीजें हैं उनको हम
युवाओं तक पहुंचा सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो पलायन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने में सक्षम साबित हो। और कहीं ना कहीं जब रोजगार ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी युवाओं को। आज जो युवा हैं वो बाहर जाकर के रोजगार ना करें, तो उसके लिए आपसे भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब वो रेल मंत्री से मिले तब भी उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट उनके सामने रखे कि हम किस तरह से तमाम जिलों में रेल की जो यात्रा है उसको संभव करा सकते हैं, कब तक और किस तरह से हैं। आप तमाम इस दौरे पर अपनी नजर बनाए रखेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को अपडेट देने के लिए विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बरसात के बाद में आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। हालांकि सुबह से ही अधिकतर इलाकों में धूप खिली, लेकिन अचानक से फिर से मौसम ने करवट बदल ली। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दिए। उधर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बरसात होने की आशंका जताई है। तो आपको बता दें, अधिकतर इलाकों में सुबह जहां पर बरसात होने के बाद धूप दिखाई दी थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज वहां पर बदला हुआ दिखाई दिया और फिर से बरसात वहां पर शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से बरसात वहां पर दिखाई दे सकती है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि तेज बारिश की संभावना फिलहाल वहां पर नहीं जताई गई है, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि मानसून की शुरुआत हुई है तो शुरुआती 1-2 दिन में यहां पर बरसात अच्छी खासी दिखाई दे सकती है। साथ ही अगर बात करें किसानों की, तो बरसात होने से किसानों के चेहरे भी काफी खिले हुए नजर आए। साथ ही आसपास के अगर लोगों की बात करें तो वो भी इस बरसात को लेकर काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही थी, उसके बाद में अचानक से कई इलाकों में बरसात हुई है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसान जो है वो भी बेसब्री से इस बरसात का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद में मानसून की शुरुआत बरसात के साथ हुई, जो काफी रोमांचक करने वाली रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, अब फिलहाल की बात करें तो क्या कुछ वहां पर मौसम का मिजाज? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से मॉनसून के आगमन से ही देखा गया कि हैवी रेनफॉल अलग अलग जिलों में देखने को मिली। अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में जो है ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिली है और अब मौसम विभाग ने ये बात साफ कह दी है कि 20 तारीख तक जो है ये रेनफॉल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसकी अगर पीक की बात करी जाए तो 18-19 तारीख जो है इसकी पीक बताई गई है। और इसी के चलते जो है देखा भी जा सकता है प्रीति, जिस तरीके से अलग अलग हम जगहों की बात करें, पर्यटन क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी हमें भीड़ देखने को मिली मौसम के मिजाज की वजह से। और जिस तरीके से देखिए एकदम से हैवी रेनफॉल हुई पिछले कुछ दिनों से, जिसने नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा दिया और साथ में लैंडस्लाइड की भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली। तो उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं सजग है और मौसम विभाग की जिस हिसाब से लगातार जो है चेतावनी है कि 18 और 19 तारीख को जो है हैवी से हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और पहाड़ी क्षेत्रों पे ओलावृष्टि और लैंडस्लाइड जैसी और भूस्खलन और कह सकते हैं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जो है बनी हुई है। उसको लेकर जो है सरकार और ज्यादा सचेत हो चुकी है। जी प्रीति। साथ ही जिस तरीके से साक्षी आपने बताया कि वाकई आने वाले दिनों में बरसात और भी हो सकती है, आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही तमाम ऐसी खतरनाक चीज़ों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अभी से सरकार और प्रशासन को आगाह किया गया है कि कुछ भी आने वाले दिनों में तेज बरसात के साथ यहाँ पर घटनाएं हो सकती हैं। निचले इलाकों की अगर हम यहाँ पर बात करें साक्षी, निचले इलाकों में पानी ना भरे, क्योंकि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले बरसात हुई है तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब गए हैं, लोग काफ़ी परेशान भी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो उन इलाकों में दोबारा पानी ना भरे, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल प्रीति, और साथ ही एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर मैदानी क्षेत्रों में तेज़ बारिश होती है भाव के साथ, तो सड़कें बहने जैसी संभावना भी हो जाती है और गड्ढे भी जो हैं भर जाते हैं, जिसके चलते एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसको लेकर जो है सरकार और ज़्यादा सचेत है और जहाँ भी जिस रूट पर भी ज़्यादा गड्ढे हैं उस रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है और बारिश के बाद ही, मानसून के बाद ही उन गड्ढों को भरने की बात भी साफ तौर पर हुई है। वहीं अगर तराई क्षेत्रों की बात करी जाए, जैसे हरिद्वार की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरीके से
से हम देख सकते हैं कि सड़कों के किनारे जो है पानी भर जाता है, तो उसको भी वो ना भरे और कोई भी ऐसी समस्या जो है जनमानस को सामने फेस ना करनी पड़े। और साथ में देखा जा सकता है कि जो छोटे रूट हैं जिन पे साथ में हम देख सकते हैं कि एक चौड़ी नाली होती है, उन रूटों को जो डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि यातायात में भी किसी तरीके की समस्या न हो और जनमानस को भी कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। प्रीति, चलिए साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की शुरुआत हो चुकी है। प्रकृति के संरक्षण के लिए हरेला पर्व के अवसर पर सरकार ने लगभग 1 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य इस बार रखा है। सरकार इस मुहिम को कब तक पूरा करती है और प्रदेश भर में किन स्थानों पर पौधे रोपे जाएंगे, इन्हीं तमाम विषयों पर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने हरेला पर्व की तर्ज पर हर जगह पेड़ लगाने की, 1 हफ्ते तक पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी है, कहाँ कहाँ सर पेड़ लगेंगे और कौन से वृक्ष लगाने? देखिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं फाइकस प्रजाति जो है, जिसमें पीपल है, गुलर है, बट है और पाकड़ है, पीपली है, ऐसे तमाम तरह के ऐसे पौधे हैं जो फल भी देते हैं और पर्यावरण के लिए या हम ये कहें कि शुद्ध वायु भी देते हैं और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में छोड़ते हैं। इसलिए हमने फाइकस प्रजाति के 2 वृक्षों का चयन किया है। पीपल वृक्ष, क्योंकि उसका हमारी हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व है और पीपल की अपनी एक इकोनॉमिक्स भी है। लाखों लोग देश भर में पीपल के पेड़ के नीचे, कोई नाई है बाल काटने का काम कर रहा है, कोई मोची है वो जूता पॉलिश करने का काम कर रहा है, कोई वहाँ पर चाय का खोमचा लगाया है, कोई पान का खोमचा लगाया हुआ है, ऐसे तमाम तरह के रोजगार भी उसके नीचे बैठकर कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विकास के साथ साथ पीपल के वृक्षों में देश में कमी आई है। कारण क्या है कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ, सड़कों के किनारे इस तरह के वृक्ष थे, आबादी बढ़ती गई, सड़का चौड़ीकरण हुआ और उन पेड़ों को वहाँ से हटाना पड़ा। और इसलिए हमने इस प्रजाति के पौधों को लगाने का लिया कि हम 70% पीपल के पौधे और 30% बरगद के पेड़ हम अपने राज्य में लगाएंगे। कोरोना काल के दौरान देखा गया कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई और कहीं ना कहीं इस जो मुहिम है इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। किस तरीके से सर इस तरीके को देखते हैं? अब देखिए, ये तो पूरे जो हमारा जो पर्यावरण है, जो आवरण है हमारा, उसको ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। कोरोना काल में जो संकट हुआ है उसके लिए तमाम देश में आज व्यवस्थाएं बनी हैं। अपनी जो ऑक्सीजन स्टोरेज की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाया गया है। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट भी लगाए गए हैं, कंसंट्रेटर हों या ऑक्सीजन सिलेंडर हों, उनको भी बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूं कि जो प्रॉब्लम अभी रही है पिछले दिनों, या हम कहें कि सेकंड फेज में जो प्रॉब्लम सामने आई ऑक्सीजन की, अब हमको उम्मीद है कि अब हम वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगी। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ, जिन्होंने हमसे खास बातचीत करी। अपने सहयोगी आशीष के साथ में साक्षी साहनी, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग के तहत ही अब सभी विभागों की ट्रेनिंग और जन कल्याण से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाएगी। दरअसल आज विश्व स्किल डे पर मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि अलग अलग विभागों में जैसे सिलाई बुनाई से लेकर ट्रैकिंग, खाना पकाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया जा रहा है, जिसके तहत कौशल विकास विभाग सरकार की कैबिनेट के सामने प्रस्ताव देगा कि यहां पर ट्रेनिंग और कौशल रोजगार योजना से जुड़ी हर विभाग की ट्रेनिंग अब राज्य में कौशल विभाग के तहत हो। इसके साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। यहां पर हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग से लेकर रिवर राफ्टिंग और रेस्क्यू जैसे कामों की भी बड़ी संभावनाएं हैं। दिनों आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के साथ 1 लाख, पहले चरण में 1 लाख युवाओं को एक तरह से मेडिकल गाइड के रूप में कहो, मेडिकल हेल्थ वर्कर के रूप में कहो, 1 लाख लोगों को हम पूरे प्रदेश के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2000 लोगों के आसपास हम अपने प्रदेश में भी हेल्थ गाइड के रूप में, हेल्थ वर्कर के रूप में, मल्टी हेल्थ वर्कर के रूप में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं।
सहकारी बैंक चमोली जिले के भारत चीन सीमा के पास में भारत के सीमांत गांवों के ग्रामीणों को बैंक से पैसा निकालने के लिए एटीएम वैन गांवों की सड़क तक पहुंची है। आपको बता दें कि इससे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि एटीएम वैन जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही है। पौड़ी मुख्यालय से सटे कॉड ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायतों की ग्रामीण अपनी ग्राम सभा में सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पौड़ी में जमकर बरसे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी ग्राम सभा में सड़क की सुविधा न होने का हवाला देते हुए कहा कि सड़क न होने के कारण लगातार ग्रामीण लोग गांव से पलायन करते हुए मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। गांव में बीमार होने पर बुजुर्गों को 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी ग्राम सभाओं की सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। वहीं पर पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी SK बर्णवाल ने कहा है कि मामले को दिखाया फिलहाल यहां पर देखा जा रहा है और जल्दी इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में कार्यवाही की जाएगी। जैसे किसी की तबीयत खराब होती है, कि कोई वृद्ध आदमी है उसको मार के लेके आना है, या किसी का बैंक का काम है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी मतलब कोई भी परेशानी होती है तो हमें डंडे कंडे के सारे उन्हें ऊपर सब दरखास्त लेके आना पड़ता है। वहाँ मार्केट में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 किलोमीटर पैदल लेके आना पड़ता है। वहाँ पे रास्ते भी बहुत तंग हैं, एक जना के लिए रास्ता है, हम मुश्किल से 2 जने को एडजस्ट करके उस रास्ते पे डंडे कंडे के सारे ऊपर है जाए। किसी की तबीयत खराब हो जाए उसे भी डंडे कंडे में। आज पहली बार ही नहीं, मैं इनके साथ पहले भी खड़ा हो चुका हूं और ये लोग बहुत दूर से 4 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। पिछली बार ये बहुत सारे ग्रामीण आए थे, आज ये 5-6 लोग प्रधान जी के साथ आए हैं और इनकी रोड की जो समस्या है वो बिल्कुल भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही इनको कोई अवगत कराया जा रहा है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं समस्त कोट ब्लॉक की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का सहयोग किया जाए, इनका साथ दिया जाए और ये अब उग्र आंदोलन की तैयारी पर हैं। और मैं क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या पे जगह जगह आपने 250-500 मीटर की 100 मीटर की रोडें दी हैं, तो कम से कम इन लोगों को भी आपने देखा होगा कि इनकी डंडी कंडी में 108। चौकोड़ी और बैरीनाग के वासियों अल्मोड़ा, बागेश्वर, हल्द्वानी मोटर मार्ग में उड़ियारी बैंड के पास में भूमि के मालिकाना हक को सांकेतिक चक्का जाम किया। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि यदि शीघ्र भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलता तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देने के साथ ही उग्र आंदोलन शुरू करने की बात कही। बैरीनाग और चौकोड़ी वासी पिछले 2 दशक लगातार भूमि के मालिकाना हक की मांग आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने 1 तारीख को बैठक की थी चौकोड़ी बैरीनाग के सभी लोगों को साथ लेके। आज हमारा 15 तारीख का टाइम दिया था हमने प्रशासन को भी, और हमने सूचना दी थी 15 तारीख को हम उड़ियारी बैंड में चक्का जाम करेंगे करके। ये कोविड जो लॉकडाउन का डेट बढ़ने के कारण चक्का जाम नहीं कर पाए हम लोग और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया हमने यहाँ पर। अगर इसमें हमारी तुरंत मांग नहीं मानी जाती है, इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो हम तुरंत अनिश्चितकालीन कर्मी अनशन यहाँ पर चौराहे पर उड़ियारी तो गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी गुलामी जीवन व्यतीत कर दिया, हम भी व्यतीत कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को क्या दे जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बच्चों को जो ट्रेनिंग वाले हैं जो उनको तो लोन ही नहीं मिल रहा, और लोन नहीं मिल रहा तो हम भारत के निवासी नहीं हैं। हमको तो सरकार ने ये समझ लिया कि ये भारत के निवासी नहीं है, जबकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। प्रत्येक घर का एक जवान भारतीय फौज में सेवा दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कर्मिंग अनशन क्या, हम लोग वोट का बहिष्कार। नैनीताल ड्रम हाउस के समीप जंगल से लगे परवीक लॉज के पास में लेपर्ड कैट के बच्चों को गुलदार के शावक समझने से लोगों में दहशत फैल गई। आपको बता दें, नैनीताल के परवीक लॉज निवासी विकास जोशी को अपने घर के समीप जंगल में गुलदार जैसे दिखने वाले 2 शावक दिखे, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचे और शावकों के आसपास जमा भीड़ को हटाकर जब उन्हें देखा तो वो गुलदार के शावक नहीं बल्कि लेपर्ड कैट के बच्चे थे, जिन्हें पकड़कर उन्हें उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
2:30 बजे करीब फ़ोन द्वारा हमको सूचित किया गया कि ड्रम हाउस में लेपर्ड के बच्चे देखे गए हैं। तो हम लोग तुरंत अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि लेपर्ड तो नहीं था, लेकिन लेपर्ड कैट के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि 1 महीने से कम उम्र के थे। और अमूमन लेपर्ड कैट जो है वो कोई नुकसानदायक नहीं होती है। तो हमने पूरा मौका मुआयना करा और चेक करा। हमने लेपर्ड कैट के बच्चे को भी उठा के देखा, वो स्वस्थ था और हमने उसको उसी के निवासी स्थान पर छोड़। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, आम रास्ता है, उसमें अभी बच्चे मिल रहे हैं उसके। तो फिर मुझे जैसी खबर मिली तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर दी। अब इसका इससे पहले भी कई बार दिखा हुआ है, कई बार दिख चुका है। खतरा है सर। अल्मोड़ा जनपद के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने गुरुवार को अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक लिया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जिला योजना में आवंटित बजट को वक्त से खर्च करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि चुनाव से पहले जनपद की सभी योजनाओं का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। 52 करोड़ 24 लाख था, उसमें से हमारा 31% पैसा खर्च हो चुका है। राज्य सेक्टर का जो पैसा मिला है इनको वो है 76 करोड़ 24 लाख रुपया, उसमें 36% पैसा खर्च हो चुका है। इसलिए जितने भी हमारे विभाग हैं, सारे विभागों को ये निर्देशित किया गया कि आपको 2 महीने के अंतर्गत सारे DPR बनाएं और तीसरे महीने आपको टेंडर कॉल कराएं। आपका क्या है कि अगस्त माह तक कोई भी उसके अगस्त तक सारे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। तहत हल्दूचोड़ डूंगरपुर स्थित पंचायत घर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बिहार कांग्रेस की सचिव और नैनीताल जनपद प्रभारी रीता सिंह द्वारा महिला कांग्रेस की एकजुटता पर बल दिया गया। शक्ति जगेगी तो भाजपा भगेगी। भाजपा ने बहुत झूठ बोल करके समाज को नुकसान पहुंचाया है, बेरोजगारों को नुकसान पहुंचाया है और देश को नहीं प्रदेश को डबल इंजन सरकार ने नुकसान पहुंचाया है। केवल प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का प्रयोग किया गया है और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और बेरोजगारों का कोई इंटरव्यू नहीं है। ये सरकार के काम है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, रसोई गैस महंगी और महंगाई से सारा कामकाज ठप, छोटा मोटा व्यवसाय खत्म। नैनीताल 5 विधानसभा में महिलाओं का जो संगठन है उसके विस्तार के लिए महिलाओं को कैसे मतलब जाना, इसका दायित्व मुझे उन्होंने दिया है। और आज आशा बिष्ट की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठी हुई है। इससे पहले भी कल नैनीताल में 2 विधानसभा, नैनीताल और भीमताल विधानसभा में महिलाओं की बैठक हुई। महंगाई के खिलाफ जिस तरह से भाजपा की जो सरकार है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम से जुड़ी बात है, रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं।